केस लो नंबर 4। मतलब हमारी स्टार्टिंग में 3 केस लो कर लिए फर्स्ट क्लास में, तो आज से केस लो नंबर 4। कभी पहले नाम सुना है बाइफर? बाइफर नहीं सुना कभी भी? किसी को फुल फॉर्म पता है बाइफर की? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, किस एक्ट के अंदर पहले गवर्न होता था बाइफर का? सिक्का, ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 वो गवर्न करता था। बट जब से आईबीसी आया उसने क्या कर दिया, उसको रिपील कर दिया। आईबीसी ने सिक इंडस्ट्रियल सिक्का को रिपील कर दिया। कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन थे जो डील करते थे किसको, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उसको रिपील कर दिया। आईबीसी ने प्रोविडेंसी टाउन्स एक्ट जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जितने भी लॉ थे सबको क्या कर दिया है, रिपील कर दिया है और अपना इफेक्ट ओवररूल कर दिया सब लॉज के ऊपर। तो बेसिकली अगर बात करें ये वाला जो केस लॉ है ये जो डील करता है ये ओल्ड एक्ट से डील करता है, यानी सिक्का, जो ओल्ड एक्ट सिक्का की बात करें, न्यू नहीं है बट स्टिल फिर भी आईसीएसई ने इसको हमारे सिलेबस में डाला। कहीं ना कहीं आप देखना जो जजमेंट है ऑलमोस्ट 2013 के बाद की जजमेंट्स हैं सारी। मतलब जितनी भी जजमेंट्स आप देखोगे ऑलमोस्ट जिनमें इनका रिजल्ट आया वो कब आया, जो डिसीजन आया वो कब आया, 2013 के बाद। जैसे अगर ये वाली जजमेंट की बात करें तो 2016 की जजमेंट है। एक बार केस लॉ का नाम बाइफर एंड अदर्स वर्सेस, तो केएमए लिमिटेड एंड अदर्स बोल लीजिए, बाइफर्स एंड अदर्स। अच्छा, ये पार्टी कौन होगी जिसका नाम फर्स्ट लिखा जाता है? प्लेंटिफ। कौन हो गए? प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ की अगर बात करें तो यहां अदर्स का मतलब क्या है? पहले तो केस लॉ का नाम ही पढ़ना सीखते हैं। अदर्स का मतलब क्या है? यानी अगर एक पार्टी और होगी तो वर्ड आएगा अनदर, और मोर देन 2, यानी एक प्लेंटिफ और होगा तो वर्ड आएगा अनदर, और अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ और हुए यानी मोर देन 2, यानी अगर 3 प्लेंटिफ हैं या 4 प्लेंटिफ है, 5 प्लेंटिफ है तो वर्ड आएगा अदर्स। तो मोर देन 2, क्लियर, तो वर्ड आएगा अदर्स। अगर यहां वर्ड होता अनदर, ANR, अनदर, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या है? 2, मतलब एक बाइफर और एक और अदर्स इसके साथ, मतलब एक अनदर। कामा लिमिटेड एंड अदर्स, दैट मीन्स यहां भी रिस्पोंडेंट। अच्छा, दूसरी पार्टी क्या है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। बट अब डिपेंड करता है हमारा ये केस क्या है, सूट है या अपील है। अगर ये अपील होगी तो एक पार्टी का नाम क्या होगा? ये तो बात थी सूट के केस में। व्हाट अबाउट अपील? यहां वर्ड क्या आएगा? अपीलेंट, और यहां वर्ड क्या आएगा? रिस्पोंडेंट। अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट, क्लियर हो गया? तो एक बार केस लॉ का नाम बाइफर एंड अदर्स वर्सेस केएमए लिमिटेड एंड अदर्स। जज कब डिसाइड किया ये? पहले बात तो जज का नाम SC गुप्ते, गुप्ता नहीं है, गुप्ते, SC गुप्ते। डिसाइडेड ऑन, मैं आपको थोड़ी देर पहले यही बात बोल रहा था कि क्या ये डिसाइड कब हुए हैं? ऑलमोस्ट जो हमारी जजमेंट इसमें देखोगे आप वो सारी कब आई हैं? आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट और बिफोर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, तो उसके बाद की जजमेंट है ऑलमोस्ट सारी। तो ये कब की है? 6 जनवरी 2016। तो लेटेस्ट ही जजमेंट है, 1-2 साल की तो लेटेस्ट जजमेंट है, 5 साल तक लेटेस्ट ही होती है। तो लेटेस्ट जजमेंट आई और मैटर ऑफ द केस क्या था, मतलब एक्चुअली में हमने केस का नाम पढ़ लिया, जजमेंट पढ़ ली, कब आई, जज का नाम पढ़ लिया। व्हाट इज मैटर ऑफ द फैक्ट? केस लॉ के अंदर फैक्ट्स क्या थे हमारे? तो क्या थे? पेमेंट टू वर्कमैन एज पर कंसेंट टर्म्स, डिसेंट वर्कर्स डिमांडेड प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। इतना पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ? पेमेंट टू वर्कमैन एज पर कंसेंट टर्म्स, कुछ कंसेंट टर्म हुई होगी और वर्कमैन को पेमेंट करनी है एज पर कंसेंट टर्म्स। सबसे पहली चीज तो ये डिसेंट वर्कर्स डिमांडेड प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। अब कुछ तो कंसेंट दे दिया होगा और कुछ परसेंटेज ने भी कंसेंट नहीं दिया होगा। तो डिसेंटेंट जो वर्कर्स थे अब वो डिमांड कर रहे हैं सर हमें पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कंसेंट वालों से पहले। तो कुछ क्या फैक्ट्स रहे होंगे केस के? अब इसके केस के क्या फैक्ट्स थे मैं आपको थोड़ा सा एक बार इसके बारे में ब्रीफ में बता रहा हूं। क्या फैक्ट्स थे? एक कंपनी थी और कंपनी का नाम था केएमए लिमिटेड। केएमए लिमिटेड के अंदर कुछ 1162 वर्कर्स थे, 1162 वर्कर्स थे और एक स्कीम पास की गई और वो कंपनी ना बेसिकली वाइंडिंग अप में जा रही थी। सिक कंपनी हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा उस कंपनी को लॉस था और वो कंपनी सिक कंपनी हो चुकी थी और वो कहां जा रही थी, मतलब सिक्का के पास हो गई। उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई सिक्का में कि सर हमें
सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है और हमें रिहेबिलिटेट कर दो, रिहेबिलिटेशन स्कीम कर दो। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के अंदर क्या होता था, एक रिहेबिलिटेशन स्कीम का प्रोविजन था और वो उनको नोटिफाई किया गया। और वो रिहेबिलिटेशन स्कीम में क्या बोला गया, सर जो आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं और एक यूनियन बनाई गई, एक यूनियन और एग्जिस्टिंग वर्कर्स, आप दोनों ने मिलकर कंसेंट टर्म पास की। और कंसेंट टर्म में क्या बोला गया, सर जो आपके एग्जिस्टिंग वर्कर्स होल्ड कर लेंगे कंपनी को, अब कंपनी की मैनेजमेंट को कौन होल्ड कर लेगा, एग्जिस्टिंग वर्कर्स कर लेंगे। हालांकि हमारे मॉड्यूल में नहीं है ये वाली बात, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये इसकी जजमेंट इसकी केस की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एग्जिस्टिंग जो वर्कर्स है इसको होल्ड कर लेंगे कंपनी को। और अब मैनेजमेंट कंपनी किसके हाथ में आ जाएगा, वर्कर्स के हाथ में। और जब कंपनी फाइनेंशियली सीक खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियली क्या हो जाएगी, हेल्दी कंपनी बन जाएगी, देन उसके बाद वो कंपनी फिर से अपनी मैनेजमेंट को शिफ्ट कर देंगे वर्कर्स। तो वर्कर्स ने और बोल सकते हैं कि वो यूनियन जो थी उन्होंने मिलके कंसेंट टर्म साइन किया। और वो कंसेंट टर्म में उन्होंने क्या बोला, ठीक है 1991 में 1 तक जो उन्होंने अपना डिसाइड किया था वेजेस, उसके बाद उन्होंने क्या कंसेंट टर्म फाइल किया कि सर जो भी हमारे वेजेस होंगे उसके 50% वेजेस तो हम जो नई कंपनी, जो हमारी कंपनी जो ये कंपनी है कामा में, KMA में, इसके अंदर हम एज ए इक्विटी शेयर्स ले लेंगे और जो 50% रह जाएंगे, जो रिमेनिंग होंगे, वो वेव ऑफ करना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो, जो हमारा वर्कर्स का जो वेजेस थे जो पेंडिंग थे उसके 50% तो हमें एज ए इक्विटी शेयर्स दे दो इसमें, और 50% हम क्या करेंगे, वेव ऑफ करेंगे। तो ये इनके बीच में एक प्रोविजन हुआ। अब अगर बात करते हैं इनकी, अब इसमें से कुछ शेयर होल्डर्स, मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर्स एग्री हो गए, लेकिन जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, डिसेंट किया। और रिमेनिंग भी एक माइन्यूट से थे, मतलब 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, एक कैटेगरी नंबर 1, एक कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में तो सिर्फ 8 वर्कर्स थे और 8 वर्कर्स ने बोला कि सर हम एग्री नहीं है इस टर्म से। दूसरा क्या हुआ, राइवल यूनियन एक और बनी, एक राइवल यूनियन के अंदर कुछ 63 वर्कर्स ने बोला कि सर हम एग्री नहीं है इस चीज से। तो 1162 में से 8 और 63 अलग अलग ने अपना डिसेंट किया कि सर हम एग्री नहीं है, हमें जो एज पर डिसाइडेड कंसेंट टर्म जो इनके बीच में हुई है हम उससे एग्री नहीं है, हमें पेमेंट मिलनी चाहिए एज पर। अगर कंपनी सिक है और कंपनी फिर चली नहीं, एक्चुअली में ये कंसेंट टर्म साइन होगी, वर्कर्स ने अपना काम करना शुरू किया, कंपनी मूव की 2002 में आने के बाद फिर कंपनी ठप्पा हो गया। दिसंबर 2002 में जाने के बाद फिर कंपनी को लॉस हो गया। फाइनली फिर बाइफर ने क्या ऑर्डर पास किया, नहीं भाई ये कंपनी नहीं चल सकती, इसको वाइंडिंग अप में ले जाओ, इसको लिक्विडेशन में ले जाओ, वाइंडिंग अप में ले जाओ। अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ, जो डिसेंटिंग वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें हमारा वेजेस प्रायोरिटी में मिलना चाहिए। जो डिसेंटिंग, हम तो जब से डिसेंटिंग में थे, हमें तो हमारा वेजेस प्रायोरिटी में मिलना चाहिए एज पर ओवरराइडिंग इफेक्ट सेक्शन 529 और 529 कैपिटल ए प्रेफरेंशियल पेमेंट के अकॉर्डिंगली वेजेस मिलेगा। और हम जब ने कंसेंट दी ही नहीं, हमने स्कीम के अंदर कंसेंट दी नहीं, ना हमने किसी को ऑथराइज किया था अपनी स्कीम को कि तुम हमें रिप्रेजेंट कर दो जाके किसी यूनियन को, तो हम क्यों उनकी कंसेंट टर्म को माने। तो हमें हमारे अकॉर्डिंगली लो एज पर एडजुडिकेशन ऑफ लो हमें वेजेस मिलना चाहिए। अब ये मैटर करता कराता कहां चला गया, कोर्ट के पास। और फाइनली फिर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, ये सारी चीजें इसके अंदर है, मैं आपको इसमें दिखा दूंगा पढ़ाते टाइम पे, आपका हो जाएगा। फिर फाइनली मैटर गया, तो फाइनली कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि हाँ आपके पास एडिक्वेट फंड है, आपने कंसेंट टर्म फाइल की थी बाय वे ऑफ रिट, दोनों पार्टीज ने किया और रिट पिटीशन फाइल कर दी कि सर हम एग्री हैं इस चीज से। फिर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, आई एग्री विद दिस, कि हम आपकी बात से एग्री हैं कि डिसेंटिंग वर्कमेंस हम आपकी बात से एग्री हैं, कंपनी के पास एडिक्वेट सफिशिएंट फंड है और कंपनी आपकी पेमेंट भी करेगी पहले, लेकिन सिर्फ उतनी ही जो आपकी मैंडेटरी पेमेंट है एज पर 529A, यानी 20,000 पर पर्सन या फिर लास्ट 6 मंथ की सैलरी जो उनके प्रोविजंस वाइंडिंग अप के है उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टैट्यूटरी पेमेंट हो जाएगी। अदरवाइज जो बैलेंसिंग होगा वो आपको पेमेंट नहीं होगी। वो कब होगी, अगर कंपनी के पास लास्ट में सफिशिएंट फंड बचते हैं सब कुछ पेमेंट करने के बाद, तो आपकी पेमेंट होगी लिक्विडेशन में, अदरवाइज वो आपकी पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन तो ये जो रिजोल्व किया कोर्ट ने। दूसरी क्या आंसर क्वेश्चन राइज हुआ कि सर हमारी पेमेंट वो कैलकुलेट कब से होगी, जो हमारा ड्यूज है वो कब से कैलकुलेट होगा। तो कंपनी की कंटेंशन थी कि मतलब बेसिकली यूनियन की कंटेंशन थी जिन्होंने कंसेंट टर्म फाइल किया था, उनकी कंटेंशन क्या थी कि फ्रॉम द डेट जिस दिन से सर कंपनी का सबस्ट्रेटम खत्म हो गया, जिस दिन से कंपनी का ढांचा खत्म हो चुका है, जिनसे कंपनी की सेल एसेट सेल होनी स्टार्ट हो चुकी है, उस दिन तक हम इनका वेजेस देंगे। और वर्कमैन का क्या था, जिस दिन एक्चुअली में वाइंडिंग अप हुआ है कंपनी का, वाइंडिंग अप ऑर्डर आया है, उस दिन तक का हमें वेजेस मिलना चाहिए। लेकिन फिर कोर्ट के पास मैटर गया, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कंपनी 1991 तक जो आपका वेजेस कैलकुलेट हुआ था वो स्टैट्यूटरी वेजेस आपको मिलेगा, उसके बाद कोई वेजेस आपको 529A के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो कुछ मुद्दा आपको समझ में आया इसके अंदर क्या लड़ाइयां चल रही थी। अब जब इसको पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। क्लियर? तो कंसेंट टर्म समझ में आया और उसके बाद
ये चीज अब हम करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, कितने नंबर ऑफ वर्कमैन थे कंपनी के अंदर? अच्छा, 2 सिविल अपील लगी थी, 2 सिविल एप्लीकेशन लगी थी। एक तो डिसेंटिंग 8 वाले ने लगाई थी और एक राइवलरी वाले ने लगाई थी, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट आएगा बीच में, ठीक है। 2 डिसेंटिंग अपील अलग अलग से लगी थी, तभी मैंने बोला था 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कमैन। अब फर्स्ट, द कंपनी हैड अ टोटल ऑफ अबाउट 1162 वर्कमैन। कितना? 1162 वर्कमैन थे, मेजॉरिटी ऑफ whom have accepted the consent terms between the registered union and the secured creditors। क्या बोल दिया? मेजॉरिटी ने क्या कर दिया उसको? कंसेंट टर्म के अंदर एंटर हो गए। कौन कौन? रजिस्टर्ड यूनियन भी एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी एंटर हो गए। फाइन। अब उसके बाद क्या होता है? फाइल्ड इन द रिट पिटीशन, और उन्होंने क्या कर दिया? एक रिट पिटीशन फाइल कर दी एंड अप्रूव्ड बाय द कंपनी कोर्ट, और उसको अप्रूव भी कर दिया कंपनी कोर्ट ने कि सर हम एग्री हैं कंसेंट टर्म से और हमें इस चीज का जो उनके बीच में सॉल्यूशन हुआ 50% जो मैंने आपको बताया कंसेंट टर्म साइन कर दी, अप्रूव कर दो, और कंपनी कोर्ट ने उसको अप्रूव भी कर दिया। आगे, 8 वर्कमैन लेड बाय द एप्लीकेंट इन कंपनी एप्लीकेशन नंबर 593। एक 8 वर्कमैन की एक वो थी डिसेंटिंग की, उन्होंने क्या किया? अलग से एक एप्लीकेशन लगाई और 593 एप्लीकेशन नंबर, और ये तो वैसे कोर्ट ग्रांट करता है, हमें तो इसका ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, कोर्ट ग्रांट करेगा एप्लीकेशन नंबर, और 593 एप्लीकेशन नंबर 8 वर्कमैन ने अपनी डिसेंटिंग की एप्लीकेशन लगा दी, सर हम एग्री नहीं है इस चीज से, हम इस कंसेंट टर्म से एग्री नहीं है। दूसरा, एंड 63 वर्कमैन थ्रू द राइवल यूनियन, और 63 वर्कमैन ने किसके थ्रू? राइवल यूनियन के थ्रू एप्लीकेशन लगाई, आर द ओनली डिसेंटिंग वर्कमैन। वही मतलब ये ही सिर्फ 1162 में से सिर्फ ये 8 और 63 यानी 71 डिसेंटिंग थे, और सबने क्या कर दिया था? कंसेंट टर्म के साथ एग्री हो गए थे। अब फिर क्या होता है? तो इसको बोल सकते हैं ना डिसेंटिंग। तो 8 वर्कमैन और ये 63 वर्कमैन क्या थे? नेगेटिव थे, अदरवाइज सारे के सारे क्या थे? पॉजिटिव थे। देयर केस इज दैट दे आर नॉट बाउंड बाय द कंसेंट टर्म्स। क्या केस था? कि वो बाउंड नहीं है, और उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन उठाया? सर जो कंसेंट टर्म इन लोगों ने साइन किया, हम थोड़ा ना बाउंड है, हमने एसेंट तो दी ही नहीं है, हम तो डिसेंट दे रहे हैं इस चीज में। एंड मस्ट बी पेड इन अकॉर्डेंस विद द एडजुडिकेशन ओरिजिनली मेड बाय द इंडस्ट्रियल कोर्ट। यानी इंडस्ट्रियल कोर्ट ने एज पर सेक्शन 529 ए की ही एडजुडिकेशन की थी कि सर वाइंडिंग अप में जा रही है तो दोनों सब कंपनीज को अपना इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पेमेंट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला सर हमारे को तो पैसे जो मिलने चाहिए वो कैसे? एज पर ओरिजिनली जो कैलकुलेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंगली मिलने चाहिए, हम इस कंसेंट टर्म से एग्री नहीं है, हम डिसेंट कर रहे हैं। देन फाइनली क्या हुआ? उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि हमने तो रजिस्टर्ड यूनियन को अथॉरिटी नहीं दी है कि हमारे भी आप कुछ भी करो, हमने तो उनको ही ऑथराइज नहीं किया है। इन्होंने ये चीज बोली थी अपनी कि हमने तो उनको ही ऑथराइज नहीं किया है। तो दे सबमिट दैट while their dues other than preferential dues under section 529A can wait till, मतलब ये बोल रहे हैं जो हमारे ड्यूज इसके अंदर फॉल नहीं कर रहे 529A में, हम उनके लिए वेट कर सकते हैं। कब तक वेट कर सकते हैं? टिल देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस ऑफ फंड्स। जब तक सरप्लस और फंड्स नहीं होंगे बाद तक, सबकी पेमेंट करने के बाद, जब तक हम वेट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 529 कैपिटल A टू बी डिटरमाइंड एंड पेड फ्रॉम द अमाउंट सेट अपार्ट फॉर द पर्पस। और फिर ये क्या बोल रहा है? जो 529A वाला फंड है वो कहां से पे किया जाएगा? जो भी पैसा हमने अलग हटा के रखा था फॉर द पर्पस, और इस पर्पस के लिए कि हम कंसेंट टर्म्स के लिए किसी के लिए भी अलग से हटा के रखा था, उस पैसे में से उठा के हम इसकी पेमेंट करेंगे। अदरवाइज हम क्या नहीं करेंगे? जो मेरा 529A के अंदर फॉल नहीं करा स्टैट्यूटरी पेमेंट, उसके अलावा को हम वेट करेंगे लास्ट तक। और जो 529A वाला है सर वो मुझे पेमेंट मिलना चाहिए कंसेंट टर्म वाली पेमेंट में से ही। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? अपील डिस्पोज ऑफ। रीजन? बेस्ड ऑन द राइवल सबमिशन द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रॉडली अराइज फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दिस कोर्ट। क्या क्वेश्चन राइज हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, whether the dissenting workmen are bound by the consent terms or whether they are entitled to be paid in accordance with section 529 या 529 कैपिटल A of the act। क्लियर हो गया? ये चीज मैंने आपको से पूछी थी। पहला क्वेश्चन यही राइज हुआ, क्या डिसेंटिंग वर्कमैन बाउंड है कंसेंट टर्म से? दूसरी चीज, क्या उनके बीच में क्या उनको अगर बाउंड नहीं है तो क्या उनको 529A या 529 के अंदर क्या उनको पैसे मिलने चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन क्या था? इफ दे आर टू बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर एंटाइटलमेंट। चलो मान लिया जाए कि हम उनको उनके एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं, 529 के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 529 या 529 कैपिटल A, अप टू व्हाट डेट
आर दे एंटाइटल्ड टू बी पेड वेजेस, तो कब तक के उनको वेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन आपसे बोले थे। चलो मान लिया 529 के अकॉर्डिंग हम इनको पेमेंट कर देते हैं, लेकिन किस डेट तक की कैलकुलेशन करें उसके अंदर देने के लिए हम वो डेट क्या हो, कितना कैलकुलेट करें, क्योंकि उसके अंदर एक डेट है कि हमें इस डेट तक के देने हैं, तो डेट कहां तक की हम लें। फैक्ट्स, द डिसेंटिंग वर्कमैन कैन नॉट बी सेट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन। फैक्ट क्या थे, डिसेंटिंग वर्कमैन ने बोला सर हम रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं हमें यूनियन, हमने तो बोला है रिप्रेजेंट करने के लिए। They claim to that they were not consulted when the consent terms were arrived at, और उन्होंने क्या क्लेम किया, सर हमसे तो कंसल्टेशन ही नहीं ली। क्या बोला गया, सर हमसे तो कोई बात ही नहीं करी गई थी जब आपने ये टर्म अराइव की थी, तो हमसे तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया था आप लोगों ने। एंड दे नेवर ऑथराइज द यूनियन टू एंटर इनटू एनी कंसेंट टर्म, और ना ही हम लोगों ने उसको ऑथराइज किया था, ना तो उन्होंने हमसे कंसल्टेशन की और ना ही हमने उनको ऑथराइज किया था। एंड दे हैव थ्रू आउट ऑब्जेक्टेड टू द कंसेंट टर्म, और सर हम तो कोई एक पॉइंट भी नहीं, हम तो पूरा का पूरा ही कंसेंट टर्म को डिनाई कर रहे हैं, हमें तो कोई उनकी चाहिए ही नहीं, उनकी स्कीम में जो उन लोगों ने अप्रूव किया है। डिसेंटिंग वर्कमैन हैव टू बी पेड ड्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटाइटलमेंट इन लॉ पर्टिकुलरली अंडर सेक्शन, तो उन्होंने बोला सर हम डिसेंटिंग है और हमें क्या होना चाहिए, एज पर अवर एंटाइटलमेंट 529 या 529 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट मिलनी चाहिए, और हम उनकी कंसेंट टर्म से एग्री नहीं है, क्योंकि ना तो हमने ऑथराइज किया, ना हमने उनको कंसेंट दी थी, और ना हमने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, तो हम उनकी बात से एग्री नहीं है सर, हमें हमारी एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलनी चाहिए। कंपनी कोर्ट हैड सैंक्शन, कंक्लूजन क्या दिया इस चीज का, कंपनी कोर्ट हैड सैंक्शन द कंसेंट टर्म, कंपनी कोर्ट ने तो सैंक्शन कर दी कंसेंट टर्म जो उनके बीच में हुई थी, क्योंकि मेजॉरिटी ने किया है, और अगर वो कब की लेकिन सैंक्शन, नोटिसिंग दैट द फंड्स सेट अपार्ट, जो फंड्स उन्होंने अलग से निकाल के रखे हैं इस चीज के लिए, हटा के रखे हैं, वर एडुकेट टू मीट द क्लेम ऑफ द डिसेंटिंग वर्कमैन, बताया था ना, तभी उनके कंसेंट टर्म को एग्री किया गया, अदरवाइज माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाली चीज लग जाती, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट लग जाता, कि हमारे तो क्या हो रहा है किसी छोटी कम्युनिटी को दबा रहे हैं हम, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं हम तभी उसको अप्रूवल दे रहे हैं तब उनके पास जो फंड्स उन्होंने अलग से हटा के रखे हैं वो क्या है, सफिशिएंट है, जो मीट करें किस चीज को, डिसेंटिंग वर्कमैन्स की ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं, अपॉन द एडजुडिकेशन देयरऑफ बाय द लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर जैसे उसकी पेमेंट करेगा, कैलकुलेट करेगा 529 और 529 ए के अकॉर्डिंग उसको उनकी पेमेंट मिल जाएगी। द इश्यू ऑफ देयर एंटाइटलमेंट वाज क्लियरली केप्ट ओपन, और क्या उनका इशू क्या है, ओपन है सर, और आप अपना आराम से आप इसका इशू कर सकते हो, और आपको इसकी अप्रूवल मिल रही है कि हाँ आप अगर डिसेंट कर रहे हो तो आपको 529 ए के अंदर आपको इसकी पेमेंट मिल जाएगी। देन फैक्ट, फाइनली क्या हुआ इसके अंदर, इसको ध्यान से कर लो, क्योंकि ना कुछ भी हमें ऐसा नहीं कि हमें क्रैम करना है और एज इट इज हमें एग्जाम में जाकर क्रैम करना है, बस हमें मेन चीज है कि केस लोगे फैक्ट समझने कि सेम केस ऐसा हुआ था, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसके अंदर इस केस का जजमेंट ये आई थी, एक एक फैक्ट तो आपको रिटेन ना भी करो तो काम चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है, बट मेन चीज है कंक्लूजन और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर निकल के आया है। अब क्या कंक्लूजन आया इस चीज का, फैक्ट क्या थे, द रजिस्टर्ड यूनियन इन द कंसेंट टर्म हैज टेकन 31st of December 2002 as the date up to which wages ought to be calculated। रजिस्टर्ड यूनियन की क्या कंटेंशन थी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये क्या कंटेंशन थी कि सर जो हमारे 31st of December 2002 तक के जो भी वेजेस होंगे हम वहां तक के वेजेस क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, क्यों, दैट वाज प्रिज्यूमेबली on the footing that the substratum of the company no longer subsisted after the sale of its asset under order of the court। उन्होंने क्या बोला, सर हम क्यों देंगे 31st of December 2002 तक के वेजेस, क्यों, एज द डेट अप टू विच द वेजेस ought to be calculated, क्यों, क्योंकि उस दिन कंपनी का सबस्ट्रेटम खत्म हो चुका है, उस दिन जो कंपनी की एसेट्स थी हमने सारी की सारी सेल कर दी है, तो भले ही बाइंडिंग अप का ऑर्डर ना आया हो, हमारा कंपनी की तो सारी एसेट्स खत्म हो चुकी है, कंपनी की सारी अर्निंग खत्म हो चुकी है, तो हम तो सर उस दिन तक की आपको वेजेस कैलकुलेट करके दे पाएंगे। अब ऑन द अदर साइड डिसेंटिंग शेयरहोल्डर की क्या कंटेंशन, डिसेंटिंग वर्कमैन्स की क्या कंटेंशन थी, क्या बोला उन्होंने, वर्कमैन रूट, डिसेंटिंग वर्कमैन रूट फॉर 24th of October 2008, उन्होंने बोला सर हमें 24 अक्टूबर 2008 तक के लिए वेजेस मिलने चाहिए, ऐसा क्यों, एज द रेलेवेंट डेट, कंटेंडिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द वर्कमैन सबसिस्ट टिल द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द ऑर्डर। उन्होंने बोला कि सर जब तक वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन कंपनी एंड द वर्कमैन सबसिस्ट रहता है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट
अपने आप से ही खत्म उस दिन हो जाएंगे जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर आएगा। तो आज तो खत्म नहीं हुए, सबस्ट्रेटम खत्म हो गया तो उससे क्या, एसेट्स खत्म हो गई तो उससे कंपनी थोड़ी ना बंद हो गई है। तो हमारे को वेजेस मिलने चाहिए टू द वाइंडिंग अप ऑर्डर वाले दिन तक की। अब क्या हुआ, एंड दैट इज द डेट अप टू विच द वेजेस ought to be computed। समझ में आ गया ना दोनों के बीच में लड़ाइयां। पहले चलो कोर्ट ने बोल दिया कि आपको 529A के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे और तभी आपके स्कीम को अप्रूव किया है हमने, तभी कंसेंट टर्म को अप्रूव किया है जब हमें ये पता लगा कि आपके पास एडुकेट फंड है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर था ना, तो कितना और कब तक, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। तो ये आंसर किसका है, तो इतना समझ में आया आपको, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा। उसके बाद क्या होता है, हु विल बी कंसिडर्ड एज वर्कमैन। अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ उनके सामने, कौन हमारा वर्कमैन है। इट इज ओनली दोज वर्कर्स हु बिकम मेंबर ऑफ द वर्कर्स कोऑपरेटिव by fulfilling the terms of the scheme such as conversion into equity shares of 50% wages due from the year 1991। बताया था आपको 1991 में स्कीम रिहेबिलिटेशन के लिए गई थी कंपनी, तो 50% ने तो क्या बोल दिया, सर हमें कन्वर्ट कर दो हमारे पैसे को, वेजेस को, किसमें, इक्विटी में। तो जो थे जिन्होंने स्कीम को अप्रूव किया था, कंसेंट दी थी, वो क्या बोल रहे कि सर वर्कर्स हमें ही काउंट किया जाए स्कीम के अंदर, डिसेंटिंग को मत करो। क्यों और कौन से को काउंट किया जाए कि सर जितने भी हम थे 1162 उनमें से 63 प्लस 8 71 को अलग कर दो, और जो भी हम रिमेनिंग रह जाएंगे, हमने क्या कंसेंट टर्म पास की थी कि सर हमारा जो पैसा है उसका 50% को आप कन्वर्ट कर दो, कहां कन्वर्ट कर दो, इक्विटी शेयर्स में, एंड वेवर ऑफ द बैलेंस 50%। और सर 50% को हम क्या कर रहे हैं, अपना वेवर कर रहे हैं, सर छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एंड द पेमेंट ऑफ अमाउंट 20,000 एंड 15,000 तक 20,000 मिले थे, दो यूनिट थी इनकी, 20,000 मिले थे बॉम्बे वाली यूनिट को, मुंबई को, और 15,000 मिले थे बैंगलोर वाली यूनिट को। तो यहां लिख लेना आप, मतलब आपकी बुक में तो लिखा ही होगा, कोई नहीं। ये वाले 20,000 कौन थे, मुंबई वाली यूनिट्स के वर्कर्स को, और ये किसको मिले थे, बैंगलोर को। ठीक है, हु आर एंटाइटल्ड टू द वेजेस अंडर द स्कीम। तो बोला गया कि सर 20,000 और आपको दे रहे हैं, 15,000 आपको दे रहे हैं, प्लस 50% आपका जो वेजेस था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, और मैनेजमेंट आपकी कंपनी, आप इस मैनेजमेंट को संभाल लो। द अदर्स हु डिड नॉट बिकम सच मेंबर एंड हु डिड नॉट वर्क कैन नॉट क्लेम टू हैव कंटिन्यूड एज वर्कमैन ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या कंटेंशन बोली गई, कोर्ट ने भी क्या कंटेंशन दी कि सर जिन्होंने उस दिन से कंसेंट नहीं दी थी, तो मान लिया जाएगा आप अपना पैसा लेके और कंपनी से निकल जाओ, क्योंकि आपने खुद से आपने स्कीम को रिजेक्ट किया है। आपको तो बोला गया था आप जुड़ लो हमारे साथ, आगे बढ़ लो, तो मान लिया जाएगा कि आप जब स्कीम में नहीं जुड़े तो आपने उसी दिन से कंपनी को छोड़ दिया, और आपको उस दिन के बाद से कोई भी वेजेस नहीं मिलेंगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपने स्कीम का पार्ट ही नहीं थे उस दिन, आप कंपनी के साथ आगे नहीं चले हो। अब लास्ट क्या हुआ, स्कीम बाय द बाइफर। बाइफर की क्या स्कीम थी, स्कीम सैंक्शन्ड बाय द बाइफर अंडर द सिक्का हैज द इफेक्ट ऑफ altering contract of the SICK industrial company with its shareholder, creditors, guarantors and employees। किसी के साथ भी अगर एक SICK इंडस्ट्रियल कंपनी की जो स्कीम आती थी, उसका क्या इफेक्ट होता था कि जो भी आज से पहले हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, जिस दिन से आप सिक्का के पास चले गए और उन्होंने स्कीम को अप्रूव कर दिया, आज से पहले के जो भी आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट करते हैं, सब ऑल्टर हो जाएंगे एज पर स्कीम। और क्या किया गया, अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 8 ऑफ द सिक्का सच स्कीम इज बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गारंटर्स एंड एम्प्लॉइज। और ये सब पे बाइंड होगी, ये नहीं कि किसी एक कैटेगरी पे हुई नहीं हुई। और जो डिसेंटिंग है अपने पैसे लो और निकल जाओ, तो आपको उस दिन तक के पैसे मिल जाएंगे। आप जाओ 529A के अंदर, उसके बाद के आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिक्का की स्कीम बोलती है उसके बाद से आप ऑल्टर हो गए, आप कंपनी के एम्प्लॉइज ही नहीं रहे हो, तो एज पर लो आपको उसी दिन तक का पैसा मिलेगा। चॉइस लाइज विद द वर्कर्स। अब आपको सामने चॉइस रखी गई थी, आप वेदर कंपनी के अंदर कंटिन्यू कर सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको अपने पैसे लेके निकल सकते हो। 529 के अकॉर्डिंग पैसे लेके निकल लो, और बाद तक का वेट करो, और कुछ बचेगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर क्या हुआ, द कंपनी इन द प्रेजेंट केस ऑफर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दोज वर्कमैन हु एग्री टू ज्वाइन द वर्कर्स कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव मतलब वही जो यूनियन, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऑन द टर्म्स ऑफ द सैंक्शन्ड स्कीम। सिर्फ उन्हीं को ही जॉब आगे मिलेगी कंपनी में, और राइट मिलेगा जो कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दोज हु डिड नॉट सो ज्वाइन मस्ट बी ट्रीटेड एज हैविंग रिफ्यूज टू ऑफर देमसेल्फ। और जो नहीं देना चाह रहे तो मान लिया जाएगा कि आपने खुद से ही रिफ्यूज कर दिया है। किस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया है, फॉर सर्विस, कि आपने खुद से ही मना कर दिया, सर मैं तो नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा, एंड अकॉर्डिंगली सीज टू बी वर्कमैन। मान लिया जाएगा कि आपने अपनी वर्कमैनशिप भी खत्म कर दी है। यहां से दे कैन नॉट नाउ डिमांड वेजेस आफ्टर
8th of September 1991, और ना आप उस दिन के बाद से कोई वेजेस डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से रिहेबिलिटेशन स्कीम आ गई थी मान लिया जाएगा उसी दिन से आप कंपनी के वर्कमेंस खत्म हो चुके हो अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो। दैट इज द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री। क्लियर हो गया ना? थैंक यू भी आ गया। अब तो यही है, आप इसका एक बार मॉड्यूल से देख लो, आपको सब चीज इसके अंदर मिल जाएगी, हर फैक्ट्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐसी रेलेवेंट जजमेंट्स होती हैं कि वो वाली जजमेंट से हमने ये चीज़ निकाली, वो वाली मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं लिखनी वो हमें केस का क्रक्स पता लग गया। एक बार बताओ क्या क्या था केस? टोटल नंबर, एक कंपनी थी जो वाइंडिंग अप में जा रही थी, उससे पहले वो कंपनी गई थी सिक्का के पास, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के पास। तो क्या हुआ उसमें कि 1162 वर्कमैन थे उस कंपनी के अंदर, और बाइफर के पास गई, बाइफर ने एक स्कीम अप्रूव की, और उस स्कीम में क्या था, कंसेंट टर्म क्या थी, एक तो यूनियन जो उनकी कोऑपरेटिव यूनियन और एक कुछ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने मिलकर स्कीम पास की कि सर हम कंपनी को बचाने के लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी 50% वेजेस जो भी हमारी थी वो वेव ऑफ कर देंगे, और जो रिमेनिंग 50% है उसको इक्विटी शेयर्स में, बस हमें 20-20 हजार रुपए एक बंदे को दिलवा दो और 15-15 दिलवा दो बैंगलोर वालों को। अब कुछ पर्सन ने क्या बोला कि नहीं सर हम तो नहीं इस बात से एग्री हैं, 8 ने एक बोला और 63 ने एक बोला। अब उन्होंने अपनी अलग से एप्लीकेशन लगाई थी, सर हम इस बात से एग्री नहीं है। अब इन दोनों कंसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने क्या किया था और यूनियन ने क्या किया, उस चीज को एज अ रिट एप्लीकेशन लगा दिया कि सर हमारा कंसेंट दे दो और रिहेबिलिटेशन स्कीम को शुरू कर दो। कर दी थी रिहेबिलिटेशन स्कीम, लेकिन फाइनली 2002 में जाने के बाद फिर कंपनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी चल नहीं पाई। फिर उस कंपनी को कहां भेजा गया, वाइंडिंग अप के लिए भेजा गया, और उसका वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब कंपनीज को जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर थे अब वो आके अपना क्लेम मांग रहे हैं कि सर हमें पैसे दो। तो अब उनको पेमेंट कैसे मिलेगी, एज पर 529A मिल जाएगी, लेकिन तभी आपकी स्कीम अप्रूव करी जाएगी। कब? जब आपको 529A के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल जाएगी, जब आपके पास एडुकेट फंड होगा, और जो रिमेनिंग जो रह जाएगा वो आपको सरप्लस के टाइम पे मिलेगा। और सेकंड क्वेश्चन का क्या बोला गया, आपको 529A के अकॉर्डिंग भी वेजेस कब से किस दिन से कैलकुलेट होंगे, कब तक, जिस दिन आप कंपनी के एम्प्लॉय थे, और एम्प्लॉय कब तक, 20th of September 1991 तक के लिए आप माने जाओगे, जब तक के लिए आपके 529A के अंदर फॉल करोगे, उसके बाद तो मान लिया जाएगा आप कंपनी के एम्प्लॉयज ही नहीं थे। तो ये इस केस लो का पूरा फैक्ट था।